आप लोग को? जी जी गुरुजी, ये बता चुके हैं आप, कई बार बताया। यद भाव गोचर तो विलग्नात् देशेश्वर सर्वोच्च सुहृदय गृहस्थ तद्भाव वृद्धि। एक सैद्धांतिक ग्रंथ है फल दीपिका मंत्रेश्वर की, बहुत अच्छी ग्रंथ है। ये उन लोगों के लिए है जो ज्योतिष कुछ समझते हैं, सिद्धांत है, साधारण लोग इसमें उलझ जाते हैं। उन्होंने कहा कि यदि कोई ग्रह जन्म पत्रिका में बली होकर, ये भी मैं आप लोग को बता चुका हूं कि सीधा इसका भावार्थ है कि जन्म पत्रिका का वह ग्रह जो शुभ हो, बलवान हो, योग कारक हो, अगर गोचर में जाते समय अपनी राशि, अपनी मित्र राशि, अपने मूल त्रिकोण राशि में जाए तो उस भाव के संबंधी फलों को वृद्धि करेगा। यानी तात्पर्य यह हुआ कि किसी जन्म पत्रिका का सप्तमेश अगर गोचर का बलवान सप्तमेश अगर गोचर में शुभ स्थान अपनी राशि में जाए तो जातक को दाम्पत्य जीवन सुख मिलेगा, पार्टनर से लाभ मिलेगा। अब यानी सप्तम भाव के जो भी फल हैं जातक को यह गोचर में देगा। समझ में आया? जी गुरुदेव। अब आगे कहते हैं बलो नितो जन्मनी पाकनाथो मोड्यम स्वनीचम रिपु मंदिरम बा। रिपु मंदिर, मंदिर किसको कहते हैं? मंदिर माने आपका घर भी होता है भगवान, होता है ना? जी भगवान। प्राप्त यद भाव उपैति चारा तद्भाव नाश कुरुते तदानीम। इन्होंने कहा कि अब एक व्यक्ति ऐसा है जो जन्म पत्रिका का संत है, महात्मा है, मान लीजिए बृहस्पति देव जन्म पत्रिका में शुभ हो जाए, योग कारक हो जाए, तब जब जब अच्छे स्थानों से गुजरेंगे तो उनसे अच्छा ही फल प्राप्त होगा। अब जन्म पत्रिका का वह ग्रह जो बुरा हो, पापी हो, वह गोचर में जिस स्थान पर जाएगा उस स्थान की क्या करेगा? हानि। जन्म कुंडली में कोई ग्रह जिसकी दशा चल रही हो, निर्बल, अस्त, नीच राशि है, तो हाँ, अब मान लीजिए कि एक तुला लगन की कुंडली में, इसका भी मैं उदाहरण आपको बताता हूं। एक कुंडली आपको दिख रही है? जी गुरुदेव, देख रहे गुरुजी। अच्छा, एक मिनट। हाँ, इसमें शुक्र की दशा चल रही है, शुक्र की दशा चल रही है। अब हमको शुक्र का फलित करना है। यहाँ पर देखिए, इस जन्म पत्रिका में शुक्र क्या है? योग कारक है या मारक है? क्या है बताइए? गुरुजी जन्म पत्रिका तो दिख नहीं रही है गुरुजी। सप्तम भाव में गुरुजी। अब देखिए नीतू जी, जी गुरुजी, योग कारक गुरुजी, बुध के साथ। नीतू जी दिखी? नीतू जी दिखी या नहीं? जी जी गुरुजी, जी गुरुजी। आप लोगों ने एक चैप्टर लिखा था, देखिए यही सब ये छोटी छोटी बातें हैं। आपको मैंने कुछ दिन पहले इसी गोचर प्रकरण में कुछ लग्नों के लिए कुछ शुभ और अशुभ ग्रहों के बारे में बताया था कि कौन सा ग्रह किस लग्न के लिए शुभ होता है और किस लग्न के लिए अशुभ होता है। बताया था ना हरिकिशन जी? ये बताया था भगवान, बिल्कुल बताया था, लिखवाया था। तो अब यह लग्न हम देखते हैं, यह लग्न है कुंभ। कुंभ शनि प्रधान राशि होती है। अब इस लग्न में शुक्र को क्या प्राप्त है? शुक्र तो योगकारी है भगवान।
केंद्र बस। केंद्र में सप्तम भाव गुरु जी। केंद्र और त्रिकोण का शुक्र है तो योगकारी हुआ। भाव कारक है सप्तम भाव का शुक्र। 12 घंटे गुरु जी। श्रीमान महोदय जी, सप्तम भाव का कारक है, ये सब लग्नों के लिए है। आपको यह देखना है इस लग्न में शुक्र को कौन कौन से भाव प्राप्त हुए। एक तो चतुर्थ और एक त्रिकोण भाव में बैठे हैं भगवान, उनके स्वामी हैं अब दो जगह के। बताइए अगर केंद्र और त्रिकोण वाला ग्रह बनता है तो योगकारी होता है कि अत्यंत योगकारी उसको मानना चाहिए। अत्यंत योगकारी होता है भगवान। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो ए सब लोगों ने देख लिया ना कि कुंभ लग्न में शुक्र योगकारी होता है। समझ में आया जी जी गुरु महोदय? जी, जी गुरु जी, जी गुरु जी आगे। चलिए अब हम शुक्र को इस लग्न वाले के लिए शुभ मान लिए, माने ना? जी 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 जी। अब यह देखना है कि शुक्र तो एक बड़ा समस्या हो गया, योगकारी होकर शुक्र बैठ गया अपने शत्रु के घर में, सिंह राशि में। जी बैठा जी ना? भगवान। जी जी गुरुदेव। अच्छा, इस पर हमारे समझ से आप लोगों को अगर कहीं दिख रही हो तो बताइएगा हमको कि गुरु की दृष्टि शायद इस पर पड़ रही है गुरु की नवम दृष्टि आ रही है भगवान। और शुक्र बैठा है किसके साथ? तो बुध के साथ। यानी कि मान के चलिए ट्रेबल एक है कि शत्रु की राशि में बैठा है, लेकिन और हम ऐसा मान के चले तो यह अस्त भी होगा, क्योंकि देखिए शुक्र 29 नहीं नहीं सूर्य की अस्त नहीं, सूर्य की राशि में बैठने के कारण एक इनमें थोड़ी कमी आ गई शुक्र देव में, यह थोड़ा सा निर्बल हुए, बाकी सब ठीक है ना? जी भगवान। अच्छा, यहाँ चेक कर लिए, आगे चलते हैं। अब हमने इस जातक का गोचर कुंडली देखा। मान लीजिए यही गोचर कुंडली है, इस जातक का राशि हो गया कर्क राशि, ठीक ना? कर्क राशि हुई ना? जी गुरुदेव। अब देखिए, अब शुक्र यहां से चला तो हम काउंटिंग यहां से करेंगे। गोचर में नहीं, इसका जातक हुआ गलत, गुरु जी मीन राशि होगी ना? मीन राशि। मीन राशि हुई ना भगवान, इसकी मीन हाँ, राशि है। मीन। अब यहां से हम काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। मान लीजिए वर्तमान में शुक्र सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं, तो चंद्रमा से छठे स्थान में गोचर करेंगे। जब चंद्रमा से छठे स्थान में गोचर किए, जन्मपत्रिका में योग कारक हैं, तो किसी भी स्थान पर जाएं गोचर कुंडली में, ये आपके लिए अच्छा ही फल देंगे। अब समझ में आया आप लोगों को? जी भगवान। देखिए इन्होंने लिखा, यदि जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह बली होकर अपनी उच्च राशि मित्र राशि, अब यही शुक्र अपने राशि में, अब सिंह के बाद कन्या, अब कन्या के बाद अगली राशि जो आएगी वो किनकी राशि आएगी? शुक्र की राशि आएगी।
अब शुक्र जब अगर किसी में शुक्र की दशा अंतर्दशा प्राप्त हो जाए और शुक्र अपनी राशि में गोचर में प्रवेश करे तो इस जातक को भाग्य, चतुर्थ, सप्तम और लग्न इन चारों स्थान से इसको शुभ फल प्राप्त कराएंगे। सप्तम में बैठने के कारण यह सप्तम के कारक भी हैं, तो शुक्र सप्तम का भी फल देंगे, भाग्य का भी फल देंगे क्योंकि उनकी भाग्य में है, और चतुर्थ का फल देंगे, और लग्न को देख रहे हैं तो लग्न का भी फल देंगे। तो 4 स्थानों में इनका गोचर शुभ प्रभावित होगा। अब समझ में आ गया? जी जी समझ में आया हरि किशन जी? जी भगवान जी। अब पुनः हम एक बार इस सूत्र को देखते हैं। यह सूत्र जो आपके ग्रुप में डाला हुआ है, आप लोगों ने शायद इसको देखिए। यहाँ इन्होंने लिखा, जन्म कुंडली में कोई ग्रह जिसकी दशा चल रही हो, निर्बल, अस्त, नीच राशि अथवा शत्रु राशि में स्थित हो, तो वह ग्रह गोचर लग्न में जिस भाव को देखेगा या जाएगा उस भाव का नाश करेगा। चलिए इसको समझना है, तो हम कैसे समझेंगे? तो सर्वप्रथम हम गोचर कुंडली, एक गोचर कुंडली हो गया, दिख रही है आप लोग को ना? दिख रहा है आनंद जी? जी जी आ गया भगवान। दिख रहे हैं गुरु जी? आ रहा भगवान। और यही कुंडली आपकी लग्न कुंडली भी है। अब देखिए, कुंभ लग्न में इस जातक की दशा जो चल रही है, बुध की दशा चल रही है। मान लीजिए बुध जो है वो निर्बल हो जाए, ऐसे भी मंगल के साथ बैठा हुआ है, शनि भी उसको देख रहा है, और राहु की भी दृष्टि पड़ रही है, पर ये ना जी भगवान। हमको ज्यादा कुछ नहीं देखना, हमको ये देखना है कि बुध का सिचुएशन क्या है गोचर कुंडली में। तो इसके लिए हम एक बार लग्न चक्र को पुनः देखते हैं। लग्न चक्र को हमने देखा, हाँ ए नहीं हुआ, ए राशि कुंडली हो गई, ए हमारा हुआ लग्न चक्र। यहाँ पर बुध भी किसी बुध अष्टमेश और पंचमेश हो के कारण बुध को हम यहाँ पर क्या माने? पापी माने या तटस्थ ग्रह माने? ना पापी ना शुभ, क्या माने बताइए? तटस्थ। तटस्थ ही मानेंगे भगवान। समग्रह होगा गुरुदेव। जी जी। शनि के साथ बुध का क्या रिलेशन है? कम है और मित्र भी है। चलिए, यहाँ बुध अष्टम भाव का स्वामी होने के कारण थोड़ा इसमें पाप आ गया, क्योंकि कन्या राशि इसकी उच्च राशि होती है और मूल त्रिकोण भी इसका कन्या ही है ना? जी गुरुदेव। जी जी। तो बुध की दशा जातक पर चल रही है और बुध अष्टमेश हुआ। किसी भी तरह से कोई पापी ग्रह बुध को देख नहीं रहा है, तो सामान्यतः बुध थोड़ा कमजोर हुआ। अब बुध चला गोचर में, अब बुध गोचर में चला। अब देखिए अब बुध गोचर में मान लीजिए यहाँ आया, तो जिस भाव में ये चलेगा उस भाव के यहाँ गोचर कुंडली में तो हानि करेगा ही, और जन्म पत्रिका में भी उस पर इन्फेक्ट करेगा।
कोई भी दशाधिपति अगर निर्बल हो, अस्त हो, मृत हो, शत्रु क्षेत्री हो और गोचर में चलते समय जिन जिन भावों को में वो प्रवेश करेगा उस भाव के फल में हानि करेगा। ये समझ में आ गया आप लोगों को? जी गुरुदेव। बताइए हाँ या ना? हरि किशन जी बताइए, नीतू जी और लोग बताइए। जी जी भगवान। जी गुरुजी, वो जो दूसरा पॉइंट आपने उसमें लिखा हुआ है ना, लग्न से देख रहा है, पता नहीं, वो नहीं समझ में आ रहा। वो भाव से गुजरेगा वो तो समझ में आ गया। हमको गोचर देखना कहाँ से? चंद्रमा से ना। हाँ जी जी गुरुजी। हम अच्छा इसकी वो ही राशि, है। अच्छा। हम इसकी राशि कुंडली बना लेंगे। अब हो गया ना? जी आ गया समझ में। जी आ गया। हम इसकी राशि कुंडली बना लेंगे, ठीक ना? तो बुध का गोचर एक कंप्यूटर दोनों ऑप्शन देता है, चंद्र से या लगन से। हमको चंद्र वाला क्लिक कर देना है, हम चंद्रमा से इसको देख लेंगे, ठीक ना? जन्मपत्रिका में मीन राशि था ना इसका। जी गुरु जी। जी गुरु जी। हाँ, अब यही अगर शुक्र चलता है, शुक्र की दशा आती है और शुक्र जिन जिन भावों में चलेगा, शुभ अशुभ, उसके लिए सब में वृद्धि करता चलेगा। तो ये होता है 10 गोचर का फल दशाओं में। अब देखिए, अब मान लीजिए किसी जातक की दशा भी शुभ हो और गोचर भी शुभ हो, तो निश्चित आप कह सकते हैं कि जिस वर्ष उस ग्रह का गोचर शुभ राशि में होगा उस वर्ष जातक के जीवन में शुभताएं आएगी। तो गोचर कुंडली का भी महत्व होता है। अब एक उदाहरण से और समझते हैं हम लोग। यहाँ देखिए, इस जातक पर वर्तमान में शुक्र की दशा चल रही है ना, 29/10/2034 तक चलेगा ना? जी गुरुजी। जी भगवान 29/10/34 तक शुक्र का चलेगा। चलिए, हमने लग्न निर्धारण करके यह देख लिया कि शुक्र कुंभ राशि वालों के लिए योगकारी होता है ना? जी गुरुजी। बताइए, बताते चलिए ना, तो इसी में आपका समय खत्म हो जाएगा, नया पॉइंट आप सीख नहीं पाइएगा। ये बोलिए, शुक्र यहाँ पर शुभत्व प्राप्त है कि नहीं? किसी की कोई एंगल ऐसा दिख रहा है जो जिससे शुक्र को हम यह माने कि अत्याधिक पापी है? नहीं है भगवान। नहीं दिख रहा गुरु जी। एक एंगल यही है कि गुरु शुक्र की दृष्टि पर रही है, लेकिन भले ही गुरु शुक्र को शत्रु लेकिन गुरु की दृष्टि जिस भाव पर पड़ रही है उसका मित्र दृष्टि है। सूर्य गुरु को मित्र मानता है। जी गुरुदेव। मानता है ना? जी भगवान। और इस कुंडली का सर्वाधिक कारक कोई ग्रह है तो शुक्र है। तो हम शुक्र को शुभ मानते हैं। आप लोग क्या मानते हैं इसको, शुभ या अशुभ? शुभ मानेंगे भगवान। चलिए, हम चलते हैं गोचर में। शुभ ही मानेंगे। अब हमने गोचर में देखा कि शुक्रदेव, हम चंद्रमा से इसको देखते हैं, शुक्रदेव सिंह राशि में ही गोचर कर रहे हैं। अब यहाँ पर वो शुभता देंगे, यहाँ पर शुभता, अगर यहाँ पर शुभता देंगे तो जातक के अगर शत्रु होंगे तो शत्रु परास्त हो जाएंगे, ऋण होगा तो ऋण खत्म हो जाएगा, जातक को शुक्र संबंधित सारे प्रकार के शुभ लाभ होंगे। यहाँ आएंगे तो यहाँ का फल शुभ देंगे। यानी कि अब ये चलते 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 इस जातक को जिस भाव में प्रवेश करेंगे वहां की शुभता को एक्टिव करेंगे।
समझ में आया? गुरुजी इसमें समझ फिर रोगों को क्या करेंगे? रोगों का भी तो भाव है, रोग भी बढ़ाएंगे। देखिए, कोई भी ग्रह निगेटिव और पॉजिटिव देता है। अब हम यह देखेंगे कि इस भाव में इन पर पापत, अब गोचर कुंडली में शुक्र पर राहु की दृष्टि पड़ी, पड़ी कि नहीं पड़ी, बताइए हमको। जी गुरुजी आए पड़ी पड़ी। जी पड़ी पड़ी। शनि की दृष्टि पड़ी, गुरु राहु दोनों की पड़ रही है। शनि की दृष्टि पड़ी, सातवीं। जी जी गुरुजी पड़ी जी सातवीं गुरुजी में। पड़ी पड़ी। अब देखिए, अब शुक्र एक तो मंगल के साथ बैठे, एक राहु का उन पर प्रभाव हो गया, एक आ गया शनि का प्रभाव हो गया। अब शुक्र का फल यहाँ गोचर में बदला, मिश्रित प्रभाव हुआ। ये शुभ भी देंगे और अशुभ भी देंगे, क्योंकि पापक ग्रहों का भी प्रभाव है और शुभ ग्रहों का भी प्रभाव है। आया समझ में? जी जी। समझ में आया ज्योति जी, नीतू जी? हाँ क्या भगवान। अब जी देखिए, गुरुजी। शुक्र को 3 पापक ग्रहों ने प्रभावित कर दिया। ऊपर से शुक्र हो गए अपने नीच राशि में, तो कहीं ना कहीं इनके प्रभाव में गोचर में कुछ कमी आई ना। जी भगवान। बताइए हाँ या ना। शुक्र नीच में तो नहीं आए ना भगवान? नीच कन्या ना, में नीचे। नहीं नहीं, नीच नहीं कहा, शत्रु क्षेत्री हुए ना भगवान। हाँ शत्रु क्षेत्री हुए वो। मैंने नीच नहीं कहा है, मैंने कहा कि नीच भाव, यानी छठा भाव रोग ऋण का तो होता है ना। जी जी। जी भगवान। रोग ऋण शत्रु कर्ज। अब यही शुक्र यहाँ से पाप निकल कठिन कर, भी होंगे ये। हाँ, यही शुक्र यहाँ से निकलकर अपने नीच राशि में आएंगे, तो पापक ग्रहों से इनका दूरी भी बनेगा ना कुछ। बताइए, अब नीच में आएंगे तो राहु की दृष्टि से दूर होंगे और शनि की दृष्टि से दूर होंगे, मंगल से निकल जाएंगे ना। बताइए ना जी हाँ जी। या ना। है जी भगवान। जी निकलेंगे तो भगवान दूर। तो कुछ तो प्रभाव कम होगा, और नीच राशि में आकर थोड़ा सा, अब यहाँ की अपेक्षा यहाँ इनका प्रभाव कम होगा, होगा ना। जी तो इसी तरह से आपको फलादेश करना है। गुरुजी यहाँ तो अशुभता ये पड़ेगी सप्तम भाव नहीं में। नहीं नहीं नहीं, देखिए यह सिद्धांत को देखिए। यदि जन्म कुंडली में कोई ग्रह जिसकी दशा चल रही हो निर्बल हो, अब शुक्र तो वहां पर निर्बल नहीं है, आपने देखा सप्तम में बैठा हुआ है, योगकारी है। अस्त हो, नीच राशि में हो, अथवा शत्रु राशि में, लेकिन एक पॉइंट यहाँ पर मिलता है कि शुक्र शत्रु राशि में स्थित है ना। हाँ जी जी गुरु। तो वह ग्रह गोचर में लग्न से जिस भाव को देखेगा या जाएगा उस भाव के नाश करेगा। क्योंकि पहले सूत्रों में इन्होंने कहा यदि कोई ग्रह जन्म कुंडली में बली होकर गोचर में भी अपनी उच्च राशि मित्र राशि में जा रहा हो तो लगन से जिस भाव में गोचर करेगा, चंद्र लगन से उस भाव का। तो यहाँ शुक्र में एक ही प्रॉब्लम आ रही है कि शत्रु क्षेत्री है ना। जी जी गुरु जी, बस गोचर में नीच राशि का हुआ है ये सप्तम हाउस में। नहीं नहीं, लग्न में सिंह हाँ राशि में लग्न होने में तो के, शत्रु क्षेत्री है। तो थोड़ा सा इसका फल हमको जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। जी जी जी। क्या
समझ में आया आगे आनंद जी? गुरु जी आ गया यदि दूसरा, यदि जन्म कुंडली में कोई ग्रह अशुभ भाव का स्वामी अशुभ स्थान में पड़ा हो, नीच अथवा नीच नवमांश में हो, तो ग्रह गोचर में शुभ स्थान आ जाने पर पूर्ण शुभ। अब देखिए, कुंभ लगन के लिए शनि का सबसे प्रबल शत्रु कौन है? सूर्य। बस शनि अकेले सूर्य से ही शत्रुता रखते हैं, और कोई होगा ना? मंगल भी है गुरु जी। हरिकिशन जी, सूर्य, आप मंगल, सहमत चंद्र। नहीं? एक इनकी चंद्र बातों भी है से। ना, चंद्र भी है ना, चंद्र। अब मान लीजिए चंद्रमा से चंद्रमा का गोचर हो और जन्म कुंभ लगन में चंद्रमा अशुभ में हो, तो चंद्रमा जिस जिस भाव में जाएगा वहां पर हानि करेगा। जी जी बाबू। समझ में आया? चंद्रमा षष्ठे से यहाँ पे। जी गुरु जी। षष्ठेश मत देखिए प्रभु, यह देखिए कि इनका उस लग्न में इनको क्या स्थान मिला है। जैसे कुंभ लगन में कौन से ग्रह शुभ हैं और कौन से अशुभ हैं, ठीक ना? जी जी गुरु जी। अच्छा, नंबर 3 पॉइंट, यदि जन्म कुंडली में शुभ कोई ग्रह शुभ हो, गोचर में बलवान होकर शुभ स्थान में भ्रमण कर रहा, तो उत्तम फल देगा। अब गोचर में देख लेना है। अभी हमने देखा शुक्र राहु शनि मंगल तीनों से पीड़ित था, तो बलवान ना हुआ? बताइए। भगवान बलवान नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मध्यम फल देगा क्योंकि योग कारक है। हाँ, यदि कोई ग्रह जन्म कुंडली के अनुसार शुभ और गोचर में शुभ भाव में होकर नीच आदि प्रकार से अधम हो, तो कम शुभ फल देता है। देखिए आगे इन बात है, शुक्र कन्या राशि में जाएगा तो भगवान फलों में वृद्धि हो जाएगी क्योंकि शुक्र बुध का मित्र है। नहीं, बुध का मित्र तो है, लेकिन उसकी कन्या नीच राशि है, ये भी देखना है संदीप जी। जी भगवान। तो यहाँ पर शुक्र का शुभ फल में कमी आ जाएगा। आएंगे ना आपसे पूछने लोग कि विवाहित सुख में बड़ा कमी हो रहा है, दाम्पत्य में बड़ा कष्ट चल रहा है। आपने देखा कि जातक के कुंभ लगन का है, दशा भी अच्छी चल रही है, तब आप एक बार गोचर पर थोड़ा दृष्टि डालिए। गोचर में क्या है? गोचर में शुक्र पर कोई पापी ग्रह की दृष्टि ना हो, पाप ग्रह के साथ बैठे ना हो, कहाँ गोचर कर रहा है, इन चीजों का आकलन करके आप देख लीजिए। अगर गोचर में शुभ हो तो कहिए कि, तब देखिए उस ग्रह का षडबल चक्र देख लीजिए, वहां पर अगर बल ना मिल रहा तो उसको बल दीजिए, वो शुभ हो जाएगा। समझ में आया नीतू जी, हरिकिशन जी? जी भगवान। जी गुरु जी। अब ये जो सिद्धांत मैंने दिए हैं सिर्फ गोचर में ही लागू नहीं होते हैं, ये जन्म पत्रिका के हर फल कथन में होते हैं। नंबर 5, यदि जन्म कुंडली में कोई ग्रह अशुभ हो और गोचर में शुभ भाव में हो, तो ये तो हमने पढ़ लिया। यदि कोई ग्रह जन्म कुंडली में अशुभ हो और गोचर में भी अशुभ भाव में जाए, तो अत्यंत अशुभ फल मिलेगा। तात्पर्य, अब इस कुंभ लगन के लिए सूर्य अशुभ हो जाते हैं, चंद्रमा अशुभ हो जाते हैं, मंगल भी शायद अशुभ ही हो जाते हैं, होते हैं ना? हाँ जीवन तीसरे भाव के है ना, तो तृतीय भी है। भावम भावात सिद्धांत के अनुसार अष्टम आपका पड़ जाता है आयु कारक, होता है ना? आयु का भाव। जी जी गुरु जी। होता है गुरु जी। हाँ, मेहनत का भाव होता है, परिश्रम का भाव होता है, तो इसको शुभता न मानते हैं। त्रिसडाय भी कहते हैं, 3 6 11 में को हम इसको। तो भगवान, अब कुंभ लगन वाले के लिए सूर्य और चंद्रमा और मंगल सदैव अशुभता, इनकी गोचर इनकी दशा अंतरदशा में इनको हानि थोड़ा महसूस होगा। एक कुंभ लगन वालों के लिए है। समझ में आया?
समझ में आया कि नहीं, एक बार और इसको बताओ। हरि किशन जी, हरि किशन जी, एक बार और बताइए गुरु जी। हाँ जी भगवान आए वो। देखिए सब लग्न के लिए सब, कोई मीन लगन का कोई अच्छा है तो वह मेष लगन के लिए खराब हो जाएगा। हर व्यक्ति के लिए हर ग्रह मित्र शत्रु ये दो होते हैं। अब कुंभ लगन में शनि का चंद्रमा और मंगल और सूर्य के साथ नैसर्गिक शत्रुता है ना। जी गुरुजी। जी गुरु जी है। अब क्योंकि हमें मीन राशि का विचार करना है गोचर में राशि से, लेकिन लग्न हम लग्न से निर्धारण किए तो पता चला कि चंद्रमा सूर्य और मंगल इस लग्न के लिए ठीक ठाक नहीं है। मंगल थोड़ा दशमेश होकर थोड़ा वृश्चिक राशि उसके दशम भाव में पड़ती है तो केंद्र में आ जाने के बाद थोड़ा उसमें कमी आई, लेकिन सूर्य तो एकदम अशुभ है इस जातक के लिए। षष्ठेश भी हैं, लग्नेश के शत्रु भी हैं, सप्तमेश भी हैं और चंद्रमा षष्ठेश हो जाते हैं, है ना। जी जी भगवान। तो अब इस जातक के लिए चंद्रमा का गोचर शुभता नहीं देगा, ठीक ना। हाँ या ना बताते चलिए प्रभु। जी गुरुदेव। जी जब ग्रह गोचर में शुभ स्थान में जा रहा हो, जन्म कुंडली में स्थित दूसरे शुभ ग्रहों से अंशात्मक दृष्टि योग तो विशेष हो। अंशात्मक दृष्टि क्या होता है, मान लीजिए कि एक पाद दृष्टि, दुपाद दृष्टि, त्रिपाद दृष्टि, किसी तरह से अंशात्मक दृष्टि बन जाए, अंशात्मक संबंध बन जाए। मान लीजिए कोई ग्रह 27 अंश पर गोचर कर रहा हो और कोई 26 अंश पर हो तो एकाध अंश से उसका संबंध बन सकता है। एक घर पीछे हो तो ऐसा कुछ हो सकता है, या एक घर जैसे शनि मान लीजिए कि 23 अंश पर हो और सूर्य 27 अंश पर हो तो एक घर उनसे पीछे होंगे तो शनि की त्रिपाद दृष्टि होगी वो इन पर पड़ेगी ना। बताइए। हाँ या ना बताइए। जी भगवान। सप्तम आठवां है, जब ग्रह वक्री अथवा वक्री से मार्गी होता है तब विशेष प्रभाव देता है। जब गोचर में कोई ग्रह अग्रिम राशि में चला जाता है कुछ समय के लिए वक्री होकर पिछली राशि में जाता तब आगे की राशि का फल, ये बड़ा विपरीत इन पॉइंट पे है। आप कभी कभी देखते होंगे, अभी हाल में ही 2023 की ही घटना है कि गुरु मार्गी से वक्री हुए थे। एक करीब आप लोगों का जनवरी या फरवरी का समय होगा। मार्च में थे भगवान शायद गुरु तो गुरु अब भी वक्री चल रहे हैं 22 हाँ तारीख अभी तक। भी बकरी चल रही है। हाँ 22 तारीख तक। देखिए अब इस सिचुएशन में गुरु कहाँ से वक्री हुए थे, कोई बता सकता है। भगवान इतना तो अंशात्मक तो याद नहीं है, लेकिन जब मेष राशि में प्रवेश करे मीन थे से उसके मीन 20 दिन बाद हुए थे। देखिए अब गुरु अगर मान लीजिए कि अभी कौन सी राशि में है, मेष राशि में। मेष राशि है। मेष में, तो यानी कि इतना तो आप पकड़ सकते हैं कि मीन से मीन तो इनका मार्गी गति हो जाएगा ना प्रभु, तो वह गुरुजी वृष राशि से बकरी हुए थे। हाँ वृक्ष राशि से, सही, बहुत बहुत धन्यवाद। अब वृक्ष राशि से वक्री हुए तो गोचर में ये फल किसका करेंगे, मेघ का या वृषभ वृष का। का। तो
ये फल कथन करेंगे उसी राशि का आगे की राशि का फल करता है। आगे जिस राशि में देखिए, उन्होंने कहा गोचर में कोई ग्रह अग्रिम राशि में चल जाता है कुछ समय के लिए वक्री होकर पिछली राशि में, तब भी वह आगे वाली राशि का फल कथन करेंगे। अब समझ में आ गया ना प्रभु? ये चीज दोबारा बताएं, आगे पीछे कैसे फल करेंगे? हमको एक राशि बताइए जहां से वक्री हुए, वृख राशि गुरुदेव। बताइए हरिकिशन जी, आप अपना चुनिंदा राशि बताइए। वृक्ष कर लेते हैं लोग। चलिए, मान लीजिए कि कुछ समय के लिए गुरुदेव वृक्ष राशि से उनको आना मिथुन में था ना। अगर मार्गी होते तो वो मिथुन में आते ना। जी गुरुदेव जी। हाँ या ना? हाँ या ना? जी 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 भगवान। गुरुदेव। एक मिनट, आप लोगों, एक मिनट, चलिए। अभी गुरु कहाँ बैठे हुए हैं प्रभु? गोचर कर रहे हैं वर्तमान में मेष राशि में, ठीक ना? जी गुरुदेव। कर रहे हैं कि नहीं? जी गुरुजी, मेष राशि में भ्रमण कर रहे हैं आप। गए जी कहाँ? गुरुदेव मेष में। गए कहाँ से हैं? मीन राशि से गुरुदेव। ए भगवान, कैसे हो सकता है प्रभु? मीन से तो मेघ मार्गी गति होगी ना, यहाँ तक तो मार्गी चले ना। जी गुरुदेव। अच्छा, बकरी तो जो वृख राशि से हुए गुरु जी। वृक्ष राशि से, एक वृक्ष राशि से बकरी होते हैं और फिर कुछ समय के लिए वृष राशि में चलाते हैं। अभी मेष राशि में है, वर्तमान में गुरु का गोचर करना है, तो हम मीन का करें या वृषभ का करें? तो सिद्धांत कहता है अग्रिम राशि, मेघ का अग्रिम, यानी गुरु यहाँ पर वृषभ राशि का फल देंगे। समझ में आ गया हरिकिशन जी ना? जी आ गया भगवान, आ गया आ गया। सबको समझ में आ गया ना? जी जी गुरु जी जी। भगवान। जी गुरुदेव। चलिए, तो इस प्रकार से हम इसको बंद करते हैं। इस प्रकार से हम गोचर फल और लग्न कुंडली का समन्वय करके दशा अंतर दशाओं के हिसाब से हम जातक को देख सकते हैं। कोई समस्या, किसी प्रकार की कोई परेशानी? बताइए, कोई समस्या परेशानी किसी को? अगला चैप्टर चलूं? बताइए। जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। नीतू जी, अगला चैप्टर लिया जाए कि ये वाला क्लियर हो गया ना, कि फिर इसमें किसी को कोई चीज जी छूट रहा हो? जी जी जी, चलिए गुरु जी आगे चलिए। चलिए, आज आप लोगों को मैं कुछ चीज नोट कराता हूं, उसको नोट कीजिए। देखिए, गुरु स्त्री की कुंडली में, गुरु जीव कारक होता है। पुरुष की कुंडली में, पुरुष की कुंडली में गुरु जीव कारक। जीव का अर्थ क्या होता है बताइए? भगवान जीवन प्रदान करने वाला। संतान से लिंक होगा वो। नहीं, जीवन, प्राण, प्राण कहते हैं ना। जिया बिनु भगवान दे, जीवन। नहीं नहीं, मानस में एक चौपाई है, जिया बिनु दे नदिया बिनु बारी,
ऐसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी, है ना? जी गुरुदेव है। जी गुरुदेव है। जानकी मैया ने कहा था जी। हाँ हाँ, यानी प्राण जान, जी कहते हैं ना गुरुदेव। कि जीवात्मा, जीवात्मा सब अध्यात्म में एक शब्द आता है जीवात्मा, परमात्मा। तो हम जीव कहते हैं प्राण को, जीवन को, है ना? समझ में आ गया? जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। ममैवा समुद्भूतो जीवांश, जीवांशु गीता में भी भगवान ने कहा है कि यह मुझसे ही सारे जीवात्माओं की सृष्टि हुई है ना? बताइए। जी 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 गुरुदेव। तो एक चैप्टर लिखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, और परीक्षा से लेके हर चीज में आपको एक काम आएगा। इसीलिए मैंने कहा कि ये चीज आपको नोट करा दूं। तो पुरुष की कुंडली में जीवन कारक या जीव कारक होता है गुरु। आगे बोलो। जी गुरुदेव। स्त्री की कुंडली में, स्त्री की कुंडली में जीवन कारक होता है शुक्र। आप लिखते चलिए, बोलते चलिए। जी आगे लिखवाइए। हाँ, पिता का विचार सूर्य से किया जाता है। माता का विचार चंद्रमा से। गुरुदेव गुरुदेव दोबारा बोले कि भगवान एक बार शुरू से। सूर्य से गुरु होता है पुरुष की कुंडली में जीवन कारक। स्त्री की कुंडली में शुक्र होता है जीवन कारक, जीव कारक या जीवन कारक। लिखते चलिए, छोटे छोटे पॉइंट हैं। जी गुरुदेव आगे। सूर्य से पिता का विचार, चंद्रमा से माता का विचार। जी गुरुदेव। शिक्षा का विचार बुद्ध से किया जाता है। शनि से कर्म का विचार। संतान का विचार भी सूर्य से ही किया जाता है। बड़े भाई का विचार शनि से, छोटे भाई का विचार मंगल से। छोटा से छोटा भाई का विचार बुद्ध से। बड़ी बहन का विचार चंद्रमा से। छोटी बहन का विचार शुक्र से।
जी गुरुदेव आ गए। प्रेमी प्रेमिका का विचार भी बुद्ध से किया जाता है। दादा का विचार राहु से और नाना का विचार केतु से किया जाता है। बस जी नाना का विचार कैसे करते? केतु से प्रभु। और दादा का भगवान पार्टनर मित्र भी हो गए। ये एक इस संबंधों का आधार है प्रभु। गोचर में जब विचार करना हो तो इस सूत्र से करेंगे, और इसमें जन्मपत्रिका में थोड़ा सा और जोड़ना पड़ता है, वो भी आपको बता दिए जाएंगे। मुख्यतः राहु से ही हम दादा का विचार करते हैं। आप राहु के कारकत्व में जो मैंने लिखवाया था संबंधों के बारे में, मैंने इसके बारे में पढ़ा चुका हूं आप लोगों को, आप देख लीजिएगा उसमें। ठीक है जी ना? गुरुदेव समझ में आ गया गुरुदेव। गुरुदेव में पत्नी और पुत्र का भी कुछ होता है क्या स्थान, कुछ ग्रह? पत्नी का विचार तो हम लोग शुक्र से करते ही हैं, और सप्तम भाव से। और एक चीज और लिख लीजिए, जब इसमें आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो रही थी। देखिए, स्त्री की कुंडली में प्रथम विवाह का पति का विचार मंगल से। तो सब पानी देते हैं। ये खड़ा है वहाँ रखी ना। गुरुजी दोबारा बता दीजिए, स्त्री कुंडली में प्रथम विवाह, प्रथम पति का विचार मंगल से। खाना है पहले, खाना कहाँ रखे? द्वितीय विवाह का विचार शनि से। हो गया, आगे बढ़ो। जी 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 गुरुदेव। लिखिए, ऊपर में लिखिए चैप्टर में, भृगु नाड़ी, भृगु नदी नाड़ी सिद्धांत के अनुसार ग्रह कारक तत्व विचार। भृगु नदी नाड़ी सिद्धांत के अनुसार। भृगु संहिता आपने पढ़ा है ना? एक प्राचीन फलित की ग्रंथ है भृगु संहिता, भृगु ऋषि के द्वारा। जी गुरु जी मेरे पास है लेकिन पढ़ा नहीं अभी। हाँ, तो उसी के सिद्धांत के अनुसार ये चीजें निर्धारित की गई हैं। चलिए हम दूसरा चैप्टर पर चर्चा करते हैं, क्योंकि कल की कक्षा को भी आज ही थोड़ा। अच्छा, एक ग्रहण आप लोग जानते हैं भगवान, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ये जानते हैं? जी गुरुजी। गुरुदेव एक शनि से पहले क्या लिखा था? चंद्रमा से माता का विचार, उसके बाद में क्या लिखाया था? भगवान भेज देंगे आपके पास, थोड़ा धैर्य रखिए। गुरुदेव आगे बताइए। सर क्या एक मिनट उनको लेते चलते हैं। क्या छूट रहा है भगवान महेश जी? भगवान जब पुरुष स्त्री कुंडली में लगा, सूर्य से पिता का विचार, चंद्रमा से माता का, उसके बाद में क्या लिखाया था? कर्म का विचार शनि से, कर्म। जी जी जी। चलिए, भगवान ग्रहण जब भी लगता है तो किसी न किसी नक्षत्र पर, किसी न किसी राशि पर, किसी न किसी लग्न पर लगता है। ये बात सहमत है ना? फटाफट बताते चलिए। जी गुरुजी। जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। अगर हमारे जन्म नक्षत्र पर सूर्य
चंद्र का ग्रहण पड़ता हो तो इसका कोई ना कोई तो असर पड़ना चाहिए ना। जी गुरु जी बिल्कुल। पड़ना चाहिए या नहीं? जी गुरु जी बिल्कुल। जिस व्यक्ति के जन्म नक्षत्र पर सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण होता है, जातक के लिए ग्रहण अत्यंत शुभकारी होता है। मुहूर्त चिंतामणि नामक ग्रंथ में कहा गया, जन्मक्षे निधने ग्रहे जनीभतो घातः क्षति शरीर व्यथा। अर्थात जिस व्यक्ति के लिए, इसको नोट कर लीजिए, जिस व्यक्ति के जन्म नक्षत्र पर ग्रहण पड़ा हो, जी गुरुदेव। उस जातक को स्वास्थ्य आयु की हानि होती है। जी गुरुदेव। और गोचर में सूर्य तथा चंद्रमा के द्वारा जन्म नक्षत्र पर अगर उसी गोचर भी हो रहा हो, मान लीजिए कि अश्विनी नक्षत्र पर ग्रहण लग चुका हो और अश्विनी नक्षत्र पर चंद्रमा ही हमारा अश्विनी ही जन्म नक्षत्र हो और अश्विनी पर ग्रहण के कुछ दिनों के बाद या कुछ समय बाद ही चंद्रमा का गोचर आ जाए या सूर्य का गोचर आ जाए, तो जातक को मृत्यु तक प्राप्त हो सकती है। भगवान दोबारा से बोले इसको पूरा। जन्मक्षे निधने ग्रहो, यदि व्यक्ति के जन्म नक्षत्र पर ग्रहण पड़ा हो और उसकी सूर्य तथा चंद्रमा के द्वारा जन्म नक्षत्र पर गोचर भ्रमण के समय, यानी एक तो हुआ कि आज सूर्य ग्रहण लगने वाला है, तो सूर्य ग्रहण किस राशि पर लगने वाला है? तो मेष राशि पर लगने वाला है। तो मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र पर लगने वाला है। तब अश्विनी नक्षत्र पर जब होगा, अगर सूर्य या चंद्रमा गोचर में चलते बस अगर अश्विनी नक्षत्र पर गोचर करेंगे तो उस जातक को प्राणघात भी हो सकता है। अगर वह मरता है, अगर उसका प्राण चला जाता है, तो आप देखिएगा कि उसके जिस नक्षत्र जन्म नक्षत्र पर ग्रहण लगा उस पर सूर्य या चंद्रमा ने गोचर किया होगा, प्रवेश किया होगा। भगवान दृष्टि भी हो सकती है ना? नहीं, बस प्रवेश, दृष्टि युति संबंध नहीं, डायरेक्ट प्रवेश। जी भगवान। समझ में आया? जी गुरुदेव। चलिए, अगर ग्रहण हमारे जन्म राशि, तो जन्म राशि का निर्धारण तो हम लग्न से करते हैं ना, बताइए। हाँ या ना बताइए ना प्रभु। जी गुरुदेव। अगर यही ग्रहण हमारे जन्म राशि से, लिखिए द्वितीय, जी गुरुदेव। पर परे तो धन की हानि होता है। द्वितीय स्थान पर परे, जन्म राशि से द्वितीय स्थान पर परे तो धन हानि। जब आप लोग ग्रहण फल पंचांग में दिया होता है कि किस राशि वाले के लिए कौन सा ग्रहण शुभ होता है, वही चीजें हैं, लिखते चलिए। जी गुरुदेव जी। अगर समस्या है तो मैं इसका आपको डाल देता हूं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। डाल दो भगवान, यही ठीक रहेगा। ठीक है, समझ में आया जो मैं आप लोग को बताना चाहता हूं ग्रहण का विषय?
कि जन्म नक्षत्र से हमको देखना है? जी भगवान समझ में आया भगवान। चलिए, चली गई, आ गई प्रभु। जी भगवान। जी गुरु जी आ गए। भगवान, ये ग्रहण का फल कितने दिनों तक रहता है? 1 मास, 2 मास, 15 दिन? परिणाम कितने दिन होता है? ग्रहण का फल प्रभु देखिए, इन्होंने कहा है कि यदि वर्ष का फल अशुभ, शनि बृहस्पति राहु गोचर में अशुभ और मास फल उत्तम हो तो मास फल शुभ। अब जैसे कि एक ग्रहण का फल प्रभु ज्यादा लंबा नहीं होता है, बस 1 मास अधिक से अधिक मान सकते हैं। ठीक है ना भार्गव जी? क्योंकि देखिए, सूर्य किसी भी राशि में 1 मास ही गोचर करते हैं, तो अधिकांशतः चंद्रमा के ग्रहण के अपेक्षा सूर्य ग्रहण की महत्ता अत्यधिक होती है। क्या मैं कुछ समझ में आ रहा है आप लोग को? नहीं भगवान ठीक है, बिल्कुल ठीक है। भैया एक राशि पे सूर्य गोचर वो करते रहते, एक राशि पे ही। तो क्या चंद्र ग्रहण का फल 15 दिन मानेंगे? और कम, और कम। 2.5 से 3 दिन। ठीक है भगवान। अब मान लीजिए कि बृहस्पति आपके लिए एक यहाँ पर है वर्ष फल और मास फल, 2 प्रकार के फल हैं। तो वर्ष का फल अशुभ, मान लीजिए शनि बृहस्पति 13 महीने एक राशि में रहेंगे, तो 13 महीने के मतलब कि एक वर्ष तो आपका वो मने पूरा निकाल देंगे। जी जी, खराब जाएगा जी। देखिए, लेकिन मास का फल होता है। अब बृहस्पति भले ही एक राशि में है, लेकिन सूर्य जब बृहस्पति वाली राशि धनु में या मीन से गोचर करेंगे तो मास फल आपको अत्यंत श्रेष्ठ होता है। यही मैंने बताया था आप लोग को चंद्रमा में कि ये मास फल सूर्य के चंद्रमा का गोचर में चंद्रमा से जब सूर्य उस राशि में प्रवेश करते हैं जो चंद्रमा का शुभ अशुभ होता है, तो मास फल के रूप में भगवान सूर्य प्रदान करते हैं। बताया था भगवान। तो हम वर्ष फल की अपेक्षा मास फल को ज्यादा लेते हैं। चलिए, ये चैप्टर भी आपका पूरा हुआ। अब एक और चैप्टर बताकर मैं इसको एक चक्र में और डालता हूं, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। जी गुरुदेव। देखिए, इसको पहले समझा देता हूं आप लोग को, तब वेद क्या होता है। आपने देखा होगा कि आपके पंचांग के ऊपर 2 प्रकार के चक्र होते हैं, सप्तश्लाका पंचश्लाका चक्र होता है। जी गुरु जी। होता है जी ना? पंचांग के अंदर ये दोनों होते हैं, सप्तशलाका और पंचशलाका। जी जी। इसका तात्पर्य क्या है भगवान? भगवान इसके अंदर वेद देखना पड़ता है, जो नक्षत्र एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र का वेद होता है वो देखना पड़ता है। इसमें गोचरीय वेद क्या होता है मैं समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए कितना समझा पाता हूं और आप कितना समझ पाते हैं, हम दोनों की परीक्षा है। हमने माना कि सूर्य जन्म राशि से तृतीय स्थान पर
गोचर उनका शुभ होता है। तृतीय सूर्य का गोचर शुभ है या अशुभ, आप बता दीजिएगा अगर मैं गलत कहूं तो। शुभ होता है गुरुजी। हाँ। अब मान लीजिए कोई ग्रह सूर्य से तृतीय स्थान पर गोचर करे, कोई ग्रह सूर्य से तृतीय स्थान चंद्रमा से तृतीय स्थान पर गोचर करे, तो इस गोचर चक्र में आपने देखा कि जन्मकालीन लग्न से विभिन्न भावों में ग्रह का भेद स्थान होता है। अब लग्न से प्रथम स्थान में सूर्य को भेद प्राप्त होता है, तृतीय स्थान में नहीं। प्रथम भाव, लग्न से प्रथम भाव सूर्य का भेद स्थान है, यानी कि सूर्य, अगर कोई ग्रह लग्न से गोचर कर रहा हो तो सूर्य के शुभ फल में कमी आ जाएगी। जैसे मान लीजिए किसी जातक का सूर्य तृतीय भाव में बैठा हो और नवम भाव में कोई ग्रह शनि को छोड़कर वहां से गोचर करे तो सूर्य का भेद हो जाएगा। भेद माने कोई भी शुभ फल में रुकावट। तृतीय स्थान से नवम स्थान का भेद होता है ना, बताइए। देखिए ऊपर वाला चक्र में लिखा हुआ है ना। भगवान समझ में आ रहा है या नहीं? नहीं गुरुजी, अभी तो कुछ नहीं समझ में आया। गुरुजी ये नमो नमः गुरुजी, ये ऐसे लिखा है जैसे प्रथम में प्रथम का ही एक है, बात। सूर्य में साक्षी द्वितीय का जी, द्वितीय। साक्षी जी, नीतू जी को समझ में नहीं आया तो फिर कक्षा पढ़ाने से क्या फायदा? नीतू जी आपको एकदम समझना है। जी जी गुरुजी। एक मिनट सिर्फ इसको गुरुजी समझा आ देता हूं। गया, गुरुजी आ गया, क्योंकि वो आमने सामने हो जाते हैं ना, सातवां भाव आ जाता है नवम स्थान तृतीय से। नहीं ये बात नहीं है, उसमें देखो लिखा हुआ है जैसे तृतीय भाव में गोचर कर रहा हो तो नौवां, उसके नीचे 9 लिखा है। चतुर्थ भाव में तो 9 गोचर लिखा कर है रहा हो तो तो मैडम जी वो नवा दिख रहा है भाव हो गया साक्षी ना। जी, नीतू जी, हरि कृष्ण। संदीप जी, भगवान एक मिनट प्रभु, एक मिनट दीजिए। आपको ये चक्र दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है गुरुजी। दिख रहा है भगवान, दिख रहा है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, सप्तम, अष्टम, नवम, दसम, ये 12 आपके जन्म पत्रिका के भाव हुए। ये समझ में आ गया नीतू जी, ज्योति जी? जो ऊपर लिए हैं वो उसकी बात कर रहे हैं ना भगवान आप? जी जी हाँ हाँ, गुरुजी। समझ। नीचे वाला ग्रह पंक्ति हो गया जिसमें लिखा 1 2 9 3 6 12 7 8 10 4 5 11, ये है ना? ये समझ में आया? हाँ या ना? गुरुजी 1 2 3 क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है, समझ में नहीं आया। संख्या दिख रही है ना, 1 2 3। हाँ जी 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 जी। अब देखिए, सूर्य अगर लग्न में बैठे तो लग्न प्रथम स्थान में कोई ग्रह हो तो प्रथम स्थान का भेद होता है, द्वितीय स्थान का द्वितीय से, और तृतीय स्थान का नवम भाव से भेद होता है, चतुर्थ का तृतीय से हो। अब जैसे मान लीजिए सूर्य द्वितीय भाव में हो और उसी समय कोई ग्रह द्वितीय भाव में आके बैठ जाए, मंगल, बृहस्पति, शनि, तो सूर्य के शुभ गोचरीय फल में रुकावट हो जाता है। सूर्य तृतीय भाव में हो और वेद में शनि का सूर्य से नहीं होता है, तृतीय भाव में सूर्य बैठे हो और नवम स्थान में कोई ग्रह गोचर में बैठा हो तो तृतीय भाव का वेद स्थान कौन सा है? नवम। समझ में आया?
जी गुरुजी। नहीं भगवान, एक बार और बताइए। आप ये अर्थ बताइए कि सूर्य आपके जन्म राशि से कहाँ बैठे हैं? कोई एक भाव बताइए अपने मन से। तीसरा। द्वितीय में है। अब दो लोग बताइएगा तो हम ही कंफ्यूजन में हो जाएंगे, तो हम ही वेद हो जाएंगे। तो फिर बताइए, एक लोग बताइए, निर्धारण कीजिए। बताइए, आप ही बता दो। बताइए हरिकिशन जी, आप द्वितीय प्रश्न में पूछे हैं। भगवान, द्वितीय में बोलिए। तृतीय भाव में लिख लीजिए भगवान। जन्म लग्न से तृतीय भाव में। अब लग्न से तृतीय भाव में, अब गोचर कुंडली में सूर्य तृतीय भाव में है। तो नीचे देखिए उन्होंने उदाहरण भी दिया है, तृतीय भाव में हो और नवम भाव में कोई ग्रह बैठ जाए। तृतीय भाव का वेद स्थान होता है नवम। तो कोई भी ग्रह प्रथम द्वितीय तृतीय जिन भाव में है, उस भाव से एक भाव जो होता है उसका वेद भाव होता है। तो तृतीय का नवम स्थान है, चतुर्थ का तृतीय स्थान है, पंचम का छठा है। अब समझ में आ गया? आ गया गुरुजी समझ। ठीक, आ गया भगवान, अब आ गया। साक्षी जी आपको आ गया? गुरुजी इसको गोचर में देखना ना। हाँ, हम पहले तो ये लग्न से देखना, गोचर चंद्र गोचर से देखना। भाव का निर्धारण तो हम लग्न से ही न करेंगे। तो क्या उन्होंने लिखा, जन्मकालीन लग्न से भिन्न भावों में ग्रह का वेद स्थान। एक सेकंड गुरुजी, एक सेकंड। अगर यहाँ पे बात ये अब क्लियर कर दीजिए। मैं ये सोच के बैठी हूँ कि गोचर की कुंडली में ही अगर तृतीय भाव में सूर्य हो तो नौवें में कोई ग्रह वेद करेगा, आपने सही देखना हमें सोचा लग्न है। कुंडली में। नहीं, अच्छा। आपने सही सोचा है। मान लीजिए कि गोचर में सूर्य का शुभ फल देखना हो तो सूर्य जन्मकालीन से प्रथम भाव में बैठा हो और गोचर कुंडली में कोई भी ग्रह प्रथम भाव से गोचर करे, यानी चंद्र राशि से प्रथम भाव से गोचर करे, तो सूर्य का वेद होगा ना। अच्छा, दोनों कुंडलियां लेनी है, लग्न कुंडली भी और अपना गोचर कुंडली भी? हाँ हाँ, तो दोनों कुंडलियां लेनी है क्या गुरुजी? नहीं, गोचर कुंडली में जहाँ चंद्रमा होता है वहां से गिनती करेंगे ना इसकी। आप और बता दो, चंद्र कुंडली का पंगा डाल दो मुझे। पहले एक बात तो क्लियर हो जाए हरिकिशन जी। ऐसा हमको यह देखना है कि बृहस्पति शुभ गोचर कर रहे हैं लेकिन उनका शुभ फल नहीं मिल रहा है। तब क्या करना है कि हम बृहस्पति वाले इस वेद वाले चक्र में प्रवेश किए। अब हमको यह देखना है कि जन्म लगन से बृहस्पति किस भाव में बैठे हुए हैं। तो हमको पता चला कि बृहस्पति जन्म लग्न से पांचवें भाव में गोचर कर रहे हैं, गोचर कुंडली में। ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आया? साक्षी जी आपको समझ में आया? गुरुजी मुझे सिर्फ आप इतना बता दो कि दोनों कुंडलियां देखनी है, लग्न कुंडली भी, चंद्र कुंडली, गोचर कुंडली भी, या सिर्फ गोचर गोचर देखनी? सुनिए, पहले आपको जन्म कुंडली देखनी है। जन्म कुंडली से ग्रह किस भाव में है और उस भाव का वेद स्थान कौन सा है। तब जैसे मान लीजिए कि पंचम भाव में। अच्छा। गुरुजी ये देखो, मेरी सुनो एक मिनट, जो समझ रहे हैं एक मिनट पहले। गुरुजी मेरी सुनिए, मेरा समझ लो, मेरा बृहस्पति अष्टम भाव में लग्न कुंडली में बैठा है, ठीक है? हाँ। अब लग्न कुंडली में बृहस्पति, अब मैं यहाँ ये चार्ट खोलूंगी और ये चक्र में मैं देखूंगी बृहस्पति का अष्टम भाव का, अभी बताती हूँ आपको, अष्टम भाव का बृहस्पति 7वां भाव बन रहा है, ठीक है? जब कोई ग्रह सप्तम भाव से गोचर कुंडली में गोचर करेगा तो वो मेरे गुरु के लिए अशुभ फल देने वाला बनेगा, बस। या मेरा गुरु उस टाइम पे अशुभ फल देगा?
मेरा नहीं गुरु नहीं, उस टाइम पे अशुभ फल देगा। अशुभ फल अच्छा, देगा। यहाँ तक तो ठीक है ना? हाँ हाँ, यहाँ तक ठीक है। चलो ठीक है, अच्छा देगा, यहाँ तक तो ठीक है ना? कि हमने पहले ये देखा, लग्न कुंडली खोली, मैंने देखा मेरे हाँ लग्न कुंडली में गुरु अष्टम भाव में बैठा है, ठीक है। फिर मैं गोचर पे आऊंगी, हाँ गोचर कुंडली हाँ खोलूंगी, यहाँ नहीं, पहले चक्र पे आऊंगी, चक्र पे देखूंगी कि गुरु का अष्टम वाले का खाने में क्या आ रहा है, वहां 7 लिखा हुआ आया है, यानी कि 7वें भाव से। अब ये जो 7वां भाव देखना है ना गुरु जी, ये गोचर कुंडली में चंद्र से 7वां देखना है ना, हाँ चंद्र कुंडली से, मतलब अपना चंद्र कुंडली से 7वां भाव जो बनता हो, हाँ मतलब मेरी वृषभ लगन की कुंडली है तो वृषभ लगन बनेगा चंद्र गोचर कुंडली का। तो गोचर कुंडली में हाँ वृषभ लगन से 7वें में 8 लिखा हुआ होगा, लेकिन सप्तम भाव भाव देखना है ना हमने। हाँ हाँ। तो ठीक है, सप्तम भाव पे जो ग्रह गोचर करेगा, तो वो मेरे को देखना पड़ेगा कि वो गुरु के लिए अच्छा फल देगा या अशुभ फल देगा, या नहीं गुरु नहीं, अच्छा कोई फल भी। देगा और जी ना ना, बताइए। एक कंफ्यूजन दो। यह है कि उस स्थान से कोई ग्रह गोचर करेगा तो गुरु के शुभ फल को वेध कर देगा, वेध माने रोक देगा। अच्छा अच्छा, गुरु के शुभ फल को वेद कर देगा, मतलब वो गुरु के लिए अच्छा नहीं होएगा, चाहे वो नहीं वहां होगा। बैठा वो शुभ। अच्छा, अगर गुरु जी, अगर यही जो मेरा बृहस्पति है ये मुझे अशुभ फल दे रहा हो, वैसे भी अशुभ फल दे रहा हो, तब क्या वो तो अशुभ फलों का भी वेद करेगा तो वो फिर शुभ हो जाएगा, ऐसा भी करें हम, हाँ है ना? ठीक है, हाँ हाँ, ठीक है, समझ आ गई गुरु। सबको समझ में आ गया ना? जी गुरुदेव। इसमें इसमें एक एक चीज और मैं जोड़ देता हूं आप लोगों के लिए। बाकी चीजें तो नीचे लिखी हुई है, कल सोमवार को भी हम चर्चा कर लेंगे, लेकिन इसको पूरा करता हूं। आप इसको लिखिए, देखिए इसमें सूर्य का शनि के साथ वेध नहीं होता, इसको लिख लीजिए। लिख लिए? हाँ जी गुरु जी। चंद्रमा का बुध के साथ वेध नहीं होता है। हाँ जी, लिखा हुआ है। अब एक बार समझ लीजिए, मान लीजिए कि हमने जन्म लग्न से यह देखा कि हमारा सूर्य किस भाव में बैठा है, तो मान लीजिए कि सूर्य हमारा बैठे हुए हैं तीसरे। अब चंद्र लग्न से तीसरे स्थान का पहले हमने चक्र में देखा कि तीसरा स्थान का वेद स्थान होता है तीसरा ही, नहीं, तृतीय का नवम होता है ना? 9वां होता है जी गुरु जी। हाँ। अब गोचर कुंडली में तृतीय चंद्रमा से नवम स्थान में कोई अगर ग्रह बैठा हो बुध को छोड़कर, तो वो क्या करेगा? नहीं, शनि को छोड़कर सूर्य का हम देख रहे हैं, क्षमा कीजिए। तो वह सूर्य के शुभ फलों में कमी कर देगा, ठीक है ना? बताइए। हाँ जी गुरु जी, ठीक है, हाँ। ठीक है। अब एक चीज जी और, गुरु। कोई ग्रह यदि गोचर में दुष्ट हो, जन्म राशि से अशुभ स्थान में स्थित हो, अशुभ फलदाता हो, फिर वेद में आ जाए तो शुभ फल देता है। अब देखिए यहाँ पर फल थोड़ा बदल गया, इसको समझ लीजिए। जन्म राशि से अशुभ स्थान में कोई ग्रह बैठ जाए तो उसको हम अशुभ कहेंगे, लेकिन वह वेदित स्थान में अशुभ ग्रह आ जाए तो शुभ फल देने वाला हो जाता है। वेद का प्रभाव ही खत्म हो जाता है, अशुभता नाश हो जाती है। ये समझ में आया कि नहीं? हाँ जी गुरु जी, ठीक है। तो आज का चैप्टर इतना ही हम करते हैं।
गुरुजी फिर एक बात बताओ, हमने सारे सूत्र पढ़ लिए, अब जो आज के सूत्र पढ़ाए आपने, इन सूत्रों में जो आपने एक पहले सूत्र पढ़ाया था ना कि सूर्य के अच्छे भाव कौन से होते हैं, 3, 6, 10 ये अशुभ है, सॉरी ये अशुभ है, उनको इसमें अब फिर कैसे सेट करें, क्योंकि यहाँ तो हम सूर्य का फल और 4 सूत्रों के साथ निकाल रहे हैं। अब ऐसे सेट करना है कि मान लीजिए कि कभी कभी आप देखते होंगे कि सूर्य लग्न में भी मजबूत है, दशा भी अच्छी चल रही है और गोचर भी आपने देखा शुभ है, लेकिन उसका संपूर्ण फल हमें प्राप्त क्यों नहीं हो रहा है? अच्छा, क्योंकि वो अशुभ घर में बैठा हुआ होगा, अच्छे में बैठा होगा। इन सूत्रों को देखेंगे कि शनि के अलावे उस स्थान से कोई ग्रह ट्रांजिशन कर रहा है कि नहीं, क्या सूर्य के शुभ फल को किसी ने रोक कर रखा हुआ है? अच्छा, उसमें वो सूत्र लगा देंगे अगर बाय चांस होता है तो। हाँ ठीक है ना। अच्छा गुरुजी आपके, जी समझ में आ गया। गुरुजी आपने ये एक और बताया था जो ये चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण वाला, ये आपने हमें बताया नक्षत्र का, कि अगर एक ही नक्षत्र में दोनों बैठे हों तो ग्रहण समझे, है ना। लेकिन गुरुजी अगर ये चंद्र अपना ये लग्न कुंडली में जब सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण बनते हैं तो हम लोग गोचर कई बार नहीं देखते, हम ये देखते हैं कि एक ही राशि में बैठे हैं। मान लीजिए वो 11वीं कुंभ राशि में चंद्रमा बैठा है। एक मिनट, जन्म पत्रिका में जो लग्न ग्रहण योग बनता है वो ग्रह युतियों के आधार पर होता है। अच्छा हाँ, ये मैंने यही पूछना था कि उसको भी नक्षत्र से पकड़ना है या उसको वही सूत्र लेने। जो हमारे सूर्य और चंद्र ग्रहण खगोलीय घटनाओं के आधार पर बनते हैं, ये हमेशा नहीं होते। जन्म पत्रिका में ग्रहण योग हर दिन बन सकता है किसी जातक का। कोई व्यक्ति जन्म पत्रिका में कोई जन्म ले रहा है और जिस वर्ष राहु और सूर्य एक ही राशि में बैठे, मान लीजिए अभी किसी राशि में राहु बैठा हो और सूर्य भ्रमण बस उस मास में जाएंगे, तो उस महीने में जितने भी जातक होंगे उनके कुंडली में ग्रहण योग बनेगा कि नहीं? हाँ जी गुरुजी, सब में बनेगा, युति होएगी ना, जब युति के अंदर आ गए तो बन जाएगा। हाँ, लेकिन ये जो होता है खगोलीय घटनाओं के आधार पर होता है। हमने कहा आपकी जन्म नक्षत्र पर किसी ना किसी राशि किसी ना किसी नक्षत्र पर तो ग्रहण बनता ही है, हाँ जी होता ही है। तो अगर वह ग्रहण आपकी जन्म नक्षत्र पर हुआ और उस ग्रहण के बाद उस नक्षत्र में अशुभता बढ़ जाती है, क्योंकि वह नक्षत्र में कुप्रभाव ज्यादा होता है। अब वहां 1 महीने के अंदर सूर्य ग्रहण में सूर्य अगर लौट कर वहां पर चलाए तो जातक का प्राणांत भी करवा सकता है। मैंने ये बताया। अच्छा, मतलब वो जो जन्म कुंडली का सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण है वो उसी सूत्रों पे जाएगा और गोचर का हमने ये नक्षत्र से देखना। जन्म पत्रिका वाला नहीं, उसका अलग सिद्धांत है। ये जो खगोलीय घटना से होता है सूर्य और चंद्र ग्रहण, क्योंकि ये हमेशा नहीं न लगते हैं सूर्य और चंद्र ग्रहण। हाँ जी चलिए, आप कक्षा को विश्राम देने की अनुमति चाहूंगा। किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। हाँ, भार्गव जी का कोई प्रश्न है? हाँ जी, गुरु अष्टम में है और उसका वेद स्थान आता है सप्तम, तो गुरु गोचर कुंडली में यदि सप्तम में आ जाए तो अष्टम स्थान का किससे वेद होता है प्रभु? सप्तम से है। तो अष्टम स्थान में गुरु है और सप्तम से कोई राशि ट्रांजिशन करे तो गुरु के शुभ फलों को रोक देगा। गुरु ही आ जाए सप्तम में गोचर में, कुंडली में अष्टम में गुरु है और गोचर में सप्तम में आ जाए तो क्या फल होगा? भगवान, ये कैसे हो सकता है प्रभु? क्यों हमको विचार तो
यहाँ पर अगर ऐसी सिचुएशन होए तो लिखा हुआ है ना कि हमको अन्य ग्रह से देखना है ना, अपने अपने ग्रह से नहीं देखना, उसी ग्रह से। नहीं, अपना फल कोई व्यक्ति कैसे रोक सकता है? आपको अगर यह पावर दे दिया जाए कि आप के पास ऐसी पावर ऑफ अटॉर्नी हो कि आप जितना चाहे उतना सरकारी नौकरी का वैकेंसी निकाल सकते हैं, तो आप अपने परिवार को छोड़ेंगे? बताइए भार्गव जी, भार्गव जी। जी जी नहीं अपना से अपना वेद नहीं होता है प्रभु, अपना हाँ से जी। अपना वेद नहीं होता है। जी जी यही जानना चाहता हूँ। ठीक है, ठीक है बाबा। चलिए, और किन्हीं का कोई प्रश्न हो, क्योंकि अब हम लोग तो सोमवार को ही मिलेंगे, तो किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। और इन चैप्टरों को तैयार कीजिए, चैप्टर आपके लिए बहुत ही जीवन में अत्यंत कारगर साबित होंगे। मैंने बहुत आप लोग के लिए